गुड इवनिंग एवरीवन, मैं इंजीनियर राघवन सिंह बढ़ाना आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएसएम जीएस स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज हमारे समक्ष उपस्थित है हमारे प्रिय मित्र अतुल यादव जी, जो वर्तमान में ग्वालियर में मध्य प्रदेश पुलिस इंस्पेक्टर के पद पर पदस्थ हैं। और आज हम उनसे जानेंगे कि इन्होंने किस प्रकार की रणनीति बनाई जो मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। और आज भैया ग्वालियर अंचल हम बात करें या चंबल अंचल की हम बात करें तो काफ़ी लंबे समय से हमें सेवाएं दे रहे हैं, हमारी जनता की सेवाएं कर रहे हैं और एक बड़े पद पर हैं। और आप उनसे जानेंगे कि भाई उन्होंने किस प्रकार से संघर्षशील जीवन है जो उनकी जर्नी रही है, तो वो अपनी जर्नी को आपके समझ बयां करेंगे और आप स्वयं जानें उनसे। और थैंक यू सर। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि बढ़ाना सर ने बताया, हम दोनों काफ़ी परम मित्र भी हैं और वैसे काफ़ी कुछ तो बढ़ाना सर ने बता दिया है मेरे बारे में। फिर भी मैं छोटा सा एक इंट्रो अपने बारे में बताना चाहूँगा। हाँ, जैसा कि सब इंस्पेक्टर अतुल यादव, मैं भिंड ज़िले के गोरमी तहसील से बिलोंग करता हूँ और मैं भी आप लोगों की तरह ही करीब छोटे छोटे कस्बों से अपने गाँव से निकल कर आए और ये ग्वालियर के जो टैलेंटेड लड़के थे उनके साथ कंपटीशन किया और उसमें हम लोगों ने, कुछ हमारे और भी खास मित्र थे, उन्होंने भी कंपटीशन में भाग लेके अपनी मेहनत से आज ये ओहदा प्राप्त किया है। तो आपको जैसे सर ने बोला थोड़ा बहुत आप स्ट्रेटजी के बारे में बताने का, तो उससे पहले मैं थोड़ा अपनी जर्नी बताना चाहूँगा। जैसा बताना चाहिए आपको, आपकी जर्नी बहुत लोगों के लिए प्रेरणादायक है, आप बिल्कुल बयां करें। थैंक छात्र यू, हमारे सुनेंगे इस चीज़ को। थैंक यू सर। जर्नी आप लोग सोच रहे होगा कि मैंने कुछ विशेष अपने ट्रेनिंग अपनी क्लास जब लेते थे हम लोग स्टूडेंट थे तो कुछ विशेष करते हैं। मैं आपको ये आश्वस्त कर सकता हूँ या आश्वस्त करने की कोशिश करूँगा कि हम लोग कोई विशेष नहीं करते। जैसा आप लोग हैं वैसा ही सेम हम भी थे। हम लोग भी मस्ती करते थे, पढ़ाई भी करते थे, लेकिन साथ में मस्ती भी करते थे। हम लोग भी बंके मारते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन कभी हम लोगों ने अपना टारगेट नहीं भूला। हमने अपना उद्देश्य नहीं भूला कि हम किस लिए अपने गांव से आए हुए हैं या हम अपने कस्बे से आए हुए हैं या किसी अदर ज़िले से आए हुए हैं, जो यहाँ पर अकेले रूम लेकर दोस्तों के साथ कभी अकेले हॉस्टलों में रह रहे हैं। उस उद्देश्य को हमने कभी दूर नहीं होने दिया। हम लोग भी मस्ती करते थे, हम लोग भी खेलने जाते थे, मूवी देखते थे, घूमते थे, सब कुछ करते हैं हम लोग भी। तो काफ़ी हम लोगों ने पढ़ाई की, सब लोग किया, तैयारियां की, मस्ती के समय मस्ती की और अपना जो सब इंस्पेक्टर बनने का सपना था उसको आगे कंटिन्यू रखा। अगर मैं ये कहना चाहूँ कि मेरे साथ कुछ लड़के ऐसे बैठते थे जो इतने टैलेंटेड थे, जो करीब करीब अगर मैथमेटिकली बोलूँ तो वो करीब 2 घंटे में जो चीज़ पढ़ सकते थे, हम लोग उसको 3 या 4 घंटे में पढ़ते थे। क्योंकि हमारे पास हो सकता है उनके बराबर उतना दिमाग नहीं हो, पर हमारे पास मेहनत थी, हमारे पास 24 घंटे थे। आपको ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि आपको 24 घंटे से ज़्यादा किसी को समय मिलता है। आपको निर्भर ये रहना है कि आप 24 घंटे का किस तरीके से सदुपयोग करते हैं। सब कुछ आपकी स्ट्रेटजी यहीं पर डिपेंड करती है। मैं आपसे बच्चों की तरफ से जो भी छात्र जुड़े हुए ऑनलाइन, उसकी तरफ से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि सर्वप्रथम बच्चों का ये कहना है कि एसआई के हम स्टार देख के हम उसकी ओर आकर्षित तो होते हैं, लेकिन अब उनको ये नहीं पता कि पूर्णांक कितने का है, कितने नंबर का आपके एग्ज़ाम में आने वाला है और किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो सर उन्हें थोड़ा सा मार्गदर्शन दें जिससे वो भी भविष्य में एसआई बन पाएँ। तो उन्हें कम से कम सर्वप्रथम ये बताएं कि पूर्णांक क्या रहता है।
ओके, जैसा कि सर ने कहा पूर्णांक के बारे में बताना है, और जो स्टूडेंट है लगभग सभी को अगर नहीं पता है तो मैं एक बार रिपीट करता हूँ। अपना हिंदी का पेपर 70 नंबर का आता है, 70 नंबर का। इसी के साथ आपका इंग्लिश 30 नंबर का। ये आपका एक पेपर है जो टोटल मिला के 100 नंबर का आता है। दूसरा पेपर जो अपना रहता है जीएस का प्लस मैथ, ये आपका 100 नंबर का आता है। ये टोटल 200 नंबर का पेपर हो गया है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश मिला के 100 नंबर, जीएस और मैथ मिला के 100 नंबर। हिंदी और इंग्लिश का तो मार्किंग सेम है 70 प्लस 30, लेकिन जीएस में और मैथ में मार्किंग सेम नहीं है। इसमें कभी कभी मैथ 40 का भी आता है, कभी 30 का भी आ जाता है, तो ये थोड़ा सा वेरिएबल है। और जीएस का परसेंटेज उसी हिसाब से प्लस माइनस होता है। लेकिन इनके साथ एक और जो लगभग मुझे लगता है कभी छात्रों को जानकारी रहती है, या जो टेक्निकल होते हैं, इसमें एक पेपर सब इंस्पेक्टर में टेक्निकल का और रहता है। इसको टेक्निकल कहते हैं। टेक्निकल का पेपर रहता है जिसमें पीसीएम रहता है, ये भी 100 नंबर का आता है। मतलब नॉन टेक अपन जो जानते हैं जिला वाले जो थाने पे पुलिस रहते हैं, उसके अलावा भी टेक्निकल का पेपर भी होता है जो अपने टेक्निकली कोर में ज़रूरत पड़ती है, जिसमें फिजिक्स का 33 नंबर, केमिस्ट्री 33 नंबर और मैथ 34 नंबर का आता है। तो अपन इसके द्वारा भी अपन टेक्निकल सब इंस्पेक्टर भी बन सकते हैं। जो कमी दोस्तों को पता रहता है, जिसका टेक्निकली बैकग्राउंड रहता है, वो ही इसको एग्जाम को दे सकते हैं। बच्चों का ये कहना है कि टेक्निकल से क्या संबंध है, उन्हें ये बताएं कि टेक्निकल की कौन सी डिग्री होना अनिवार्य है। टेक्निकल के लिए एक तो अपना सिंपल बी होना चाहिए, या अगर बी नहीं है तो बीएससी टेक्निकल होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस वगैरह से होगा। यानी बच्चों को बी प्लस बीएससी और टेक्निकल डिग्री होना चाहिए। यस, तो आप उसके लिए एलिजिबल होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके अलावा सर मुझे ये और बताएं इसमें कि आपने जो 70 नंबर का हिंदी है और जो इंग्लिश है, एक मिनट, सर का कुछ इमरजेंसी कॉल है, लेकिन कंटिन्यू करेंगे इसको। हाँ, चलो जब तक मैं सर का कुछ इमरजेंसी कॉल है, जब तक मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। जैसे कि हम बात करें एमपीएसआई में जो जिलावल रहता है, उसका पैटर्न ये रहता है कि 200 में से पूर्णांक रहेगा उसका। जिलावल जो है उसमें हम बात करें तो पूर्णांक 200 का रहेगा अपना, जो आपके समक्ष है 100 और 100। लेकिन अगर आप टेक्निकल से जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पूर्णांक 300 का रहेगा। यानी फिर आपको ये तीनों नंबर आपको गेन करने पड़ेंगे। अब मैं बात करूं कि 217 में कटअप क्या रहा एमपीएसआई का, तो जो 200 में से जो कटअप रहा 170 तक गया है, जो जिलावल का है। जिलावल का मतलब ये है कि जो आपके थानों में तैनात रहते हैं एसआई, उनका एक कटअप गया है 170, मतलब हम कह सकते हैं 85%। फिर हम बात करें कि नहीं यार टेक्निकल का क्या रहा, तो टेक्निकल का 2017 में जो रहा है लगभग हम बात करें तो 210 या 215 300 में से, आउट ऑफ 300, आउट ऑफ 300 में से जो कट ऑफ रहा है वो 215 तक गया है टेक्निकल का मिला के। अगर हम बात करें नॉर्मल इसका कितना रहा है 170, और ये रहा है अपना, इसका विशेष रूप से ध्यान रखना ये 210 से 215 रहा है। हाँ चलो भाई, सर का इमरजेंसी कॉल था इसलिए चलो मैं बच्चों की तरफ से एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा आपको कि सर इंग्लिश में हमें क्या पढ़ना चाहिए। इंग्लिश में 30 नंबर हम किस प्रकार से गेन करें।
इंग्लिश के लिए जो सिलेबस में हमें क्या पढ़ना चाहिए? जैसा तो आपने क्या रणनीति बनाई थी? जैसा कि इंग्लिश में करीब 30 नंबर का पेपर है, ये बहुत अपने यहाँ के लड़कों को थोड़ा सा लगता है कि इंग्लिश में क्या पढ़ना चाहिए। मुझे लगता है इंग्लिश सबसे सिंपल सब्जेक्ट है अपने यहाँ पर। इसका आपको कुछ एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी, सिर्फ आपको इनकी ग्रामर पढ़ना है। ग्रामर में आपने अगर पढ़ा है, जैसे आर्टिकल आते हैं, जैसे आपने देखा आर्टिकल, उसमें क्या है, ए अंदा है। आपको आर्टिकल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। सिर्फ ए अंदा के वर्ड को अगर आप उसको अच्छे से उसका अगर आपने प्रैक्टिस की है तो सिंपल वहाँ रखा हुआ सीधा आता है। द ऑनेस्ट, अपना कोई भी चीज़ है, ए अंदा का यूज होता है। दूसरा अपना टेंस, जो अपना सिलेबस है, सिलेबस के अनुसार क्या है, टेंस है, आपके मॉडल्स हैं, आर्टिकल्स है, वॉइस है, नरेशन है। ये इतना सिंपल सब्जेक्ट है कि आप इसके द्वारा करीब 30 में से 20 प्लस नंबर लाने के बिल्कुल हकदार हैं, अगर थोड़ी सी भी आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो उसके द्वारा। और मैं कहता हूँ ये जीएस और अन्य सब्जेक्ट की तुलना में सबसे ज़्यादा नंबर स्कोर करने वाला पेपर है। तो सर मुझे ये बताएं, इसके लिए बुक सजेस्ट करें आप। इंग्लिश में जैसे मान लो मैं पेपर देने जा रहा हूँ तो मुझे किस बुक से पढ़ना चाहिए? अब चूँकि इंग्लिश में मैंने तो अपने टाइम पर एक तो आपके जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसके नोट्स बहुत ज़्यादा कंपलसरी हैं। तो आपने किस टीचर से पढ़ाई की? मैं अपने सोनी सर, जो जग जाहिर हैं अपने ग्वालियर में। हाँ, चंबल अंचल में नाम रोशन है उनका। नाम रोशन है उनका। सोनी सर पे मैंने इंग्लिश पढ़ी, तो मैंने उनका सबसे ज़्यादा उनके सेल्फ जो नोट्स थे उनको पढ़ा। उसके अलावा मैंने एक लूसेंट बुक का भी प्रैक्टिस के लिए यूज़ की, जो ऑप्शन ऑब्जेक्टिव रहती है इंग्लिश के लिए। इंग्लिश के लिए। अच्छा। प्लस एक बुक और है जो सबसे अच्छी आज के समय में भी बढ़िया बुक है, उसका नाम है परफेक्ट। हाँ, परफेक्ट बुक। परफेक्ट बुक परफेक्ट बुक इंग्लिश के लिए। हाँ, इंग्लिश ग्रामर के लिए परफेक्ट बुक आती है। परफेक्ट बहुत इफेक्टिव मानी जा रही है, सर का कहना है। और आप लोगों को सर की बात को ही फॉलो करना है, बिल्कुल आगे बढ़ना है। इस तरह के अगर आपको भी चमकते हुए स्टार चाहिए तो इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे पहले अपने टीचर के जो नोट्स हैं उसको उठाइए, और जो मैंने इस्तेमाल की थी उस समय लूसेंट थी, लेकिन आज के समय के हिसाब से मुझे लगता है परफेक्ट बुक भी बेटर है। चलो भाई, तो अब इंग्लिश में हिंदी में हम बात कर लेते हैं सर से। तो भाई आपने हिंदी में क्या रणनीति बनाई कि 70 में से 70 नंबर आए या जो भी रहे हों, लेकिन अंततः कहते हैं अंत भला तो सब भला, वर्दी आपके पास है तो कहीं ना कहीं मेहनत से मिली है वो, नहीं? बिल्कुल। तो आप ये हिंदी में बताएं, आपने हिंदी में क्या रणनीति अपनाई थी? किस प्रकार से, कितने घंटे पढ़ाई की आपने और किस प्रकार से आप पढ़ रहे थे उसमें? एक मिनट, एक कॉल आ रहा है थोड़ा। हाँ, दो साहब दो भी कह रहे हैं, दो ही रहता है। अब क्योंकि सर ने हिंदी के बारे में पूछा है तो मुझे आप सच बताना, आप लोगों को हिंदी के लिए भी कोई इसकी प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है? अगर आप लोगों का जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो हिंदी ही है, जो बैकग्राउंड जिसका हिंदी से है वो हिंदी अपनी मातृभाषा है। अपन बचपन से कोई चीज़ समझते हैं सब्जेक्ट, या 10th 12th में भी अपन सबसे अच्छा स्कोर करते हैं, वो कौन सा सब्जेक्ट होता है? हिंदी होता है। या सबसे कम पढ़ के जो सबसे अच्छे नंबर लाते हैं वो भी अपना सब्जेक्ट हिंदी है। इस बार भी एसआई में कोई हिंदी का विशेष एग्ज़ाम में टफ कुछ नहीं आता है, जो अपन लोग बेसिक पढ़ते आए हैं वो ही हिंदी का रहेगा। हिंदी का पेपर और इंग्लिश का पेपर दोनों स्कोरिंग पेपर हैं। तो हिंदी के लिए आपने कहीं कोचिंग लगाई या सेल्फ नोट स्टडी की? हिंदी के लिए मैंने अपने पचौरी सर पर, जो हिंदी के अपने तानसेन रोड पे पढ़ाते हैं पचौरी सर हिंदी के, वो तो आदरणीय है सबके आदरणीय है। और लगभग मुझे लगता है यहाँ पर करीब 80% अगर कोई स्टाफ होगा पुलिस विभाग में या पीएससी में भी, तो करीब उनसे काफ़ी पढ़े होंगे जो ग्वालियर के होंगे। उनसे क्या हम दोनों मित्रों ने शिक्षा ग्रहण की है, साथ में शिक्षा ग्रहण की है, और बहुत अच्छे टीचर हैं। उनका ये कहना था कि जब आप पे फीस आए तब जमा करना, तो हम तो उस समय नहीं थी तो हमने जमा नहीं की था।
उनकी नैतिकता मुझे बहुत याद मिस करता हूँ। कभी मौका मिलता तो मैं मिलता भी हूँ उन सर से। उन्होंने हमको हिंदी को पढ़ाने के साथ साथ हमें नैतिकता भी सिखाई है। उनका बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने बताया है कि जॉब के बाद भी आपको कैसे नैतिक धर्म, अपना नैतिक काम नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि हिंदी सबको पता है, हिंदी 70 नंबर की आती है, तो इसको आपको कैसे भी बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। अगर आप एसआई को फाइट करना चाहते हैं तो आपके पास हिंदी का मैक्स से मैक्स नंबर लाने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि अपना हिंदी सब लगभग जो हिंदी बैकग्राउंड से लड़के होते खासकर, उनका हिंदी हमेशा स्ट्रॉन्ग रहता है, तो वो उसको बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, या कहते हैं कि लास्ट टाइम पर जाके 15 दिन या 20 दिन में मैं उसको स्टडी कर लूँगा, और लास्ट में जाके वो हिंदी में 70 में से 55 से 60 के बीच में नंबर लाकर खुश हो जाते हैं। जबकि हिंदी में आप 62 टू 68 तक इजीली नंबर ला सकते हैं। ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने बोल दिया है, मेरे भी 65 नंबर थे। तो मैंने कहा था झंडा गाड़ दिया भाई हिंदी में। पचौरी सर का बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा और बहुत बढ़िया। आपको हिंदी में कुछ विशेष नहीं करना है, आपको हिंदी को पर डे सिर्फ 1 घंटे देना है। अगर आपने हिंदी को पर डे 1 घंटे दे दिया, ट्यूशन या जो आपके टीचर पढ़ा रहे हैं ट्यूशन या कोचिंग के अलावा, मैं आपसे 100% श्योर कह सकता हूं कि आपके नंबर इससे इस रेंज के बीच में हो सकते हैं। और अगर आप यहां से 60 टू 68 जो सर आजकल कट ऑफ 170 जा रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा योगदान हिंदी और इंग्लिश का है, जिसमें लड़के यहाँ 25 से 27 नंबर 28 नंबर ईजिली 25 से 27 नंबर ईजिली लेके आ रहे हैं इंग्लिश के अंदर। ये इंग्लिश का है। ये दोनों जब आपका स्कोरिंग हो जाएगा, लगभग 88 जा रहा है, 87 88 तक 95। अगर मैं इसका एवरेज भी मिला दूं, ये 90 नंबर का अगर आपका यहाँ पर नंबर आ रहा है 85 टू 90, तो बिलीव कीजिए आपको एसआई बनने में कुछ परेशानी नहीं आएगी। सर इसके लिए कोई बुक्स वजह सजेस्ट करें? हिंदी के लिए सबसे पहले तो आपके जो टीचर हैं, मैं फिर से कहूँगा, क्योंकि जो नोट्स बनवाते हैं सर वो बहुत स्टडी करते हैं, उसके बाद आपको नोट्स बनवाते हैं या आपको पढ़ाते हैं। उसके बाद मैंने इसका लूसेंट की बुक ली थी, उस समय लूसेंट प्रेफर किया था। और एक बुक और है जो काफ़ी मुझे प्रभावित करती है, हेराल्ड की। हेराल्ड की बुक भी हिंदी के लिए बहुत अच्छी बुक है। हिंदी के लिए लूसेंट और हेराल्ड। लेकिन सर्वमान्य इसमें है कोचिंग। सर्वमान्य कोचिंग सबसे पहले नोट्स से कभी भी विमुख मत होना, नोट्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद अगर आप बुक पढ़ते हैं, जो कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा नोट्स के अलावा, तो उसमें आपको जो बेस्ट लगे। मैंने तो लूसेंट का इस्तेमाल किया था, आप हेराल्ड ने भी मुझे काफ़ी प्रभावित किया। मैंने इससे भी थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश की और पढ़ा जो मुझे ज़रूरी टॉपिक लगे, तो ये बुक ने भी मुझे काफ़ी प्रभावित किया, हेराल्ड। तो मेरा आपसे यही एक है कि पहले सबसे पहले आपका हिंदी और इंग्लिश में दोनों में मैक्स से मैक्स नंबर लाने की कोशिश करना। चलो, हिंदी के लिए हेराल्ड और लूसेंट, और इंग्लिश के लिए परफेक्ट बुक और लेकिन सबसे बेस्ट है कोचिंग संस्थान। सबसे पहले बेस्ट जो कोचिंग अपने आपके टीचर आपको बता रहे हैं, उस पर विशेष कर पढ़िए, उसको ध्यान से सुनिए। आप क्लास में आते हैं तो क्लास को प्रेजेंट रहिए, केवल फिजिकली ही नहीं, मेंटली तौर पे भी। ये बहुत ज़रूरी है। चलो, तो अब सर जो दूसरा जो पेपर है, आपका कहना है कि 100 नंबर का आता है, जीएस, जिसमें जीएस प्लस मैथ आता है, तो इसके लिए आपने क्या रणनीति बनाई? और बच्चों का ये पूछना है कि भाई किस प्रकार से आपने उसमें अच्छे नंबर गेन किए थे, तो उस पर मार्गदर्शन देना चाहिए। जैसा कि सेकंड पेपर अपना जीएस का रहता है, सेकंड पेपर आपका जीएस और मैथ का रहेगा।
मैथ में आपका मैथ का जो मार्किंग है वो 30 to 40 रहती है, वेरिएबल रहती है, क्योंकि मेरे टाइम पर मैथ एक्चुअली आया नहीं था। अगर मैथ आता 100 नंबर का पूरा GS ही आया था, लेकिन पिछला पेपर अपना इसमें करीब 40 नंबर का अप्रोक्स है ना सर? 2017 में करीब 40 नंबर का मैथ आया है, उसमें मैथ रीजनिंग बढ़ा दिया रेशियो। भाई गुणा भाग जरूरी है, तभी हिसाब कर पाएंगे भविष्य। हाँ, तो करीब 40 नंबर का मैथ रीजनिंग है, तो बाकी बचता है आपका GS 70 to 60 का। मैथ्स के लिए मुझे जो लगता है, अगर सर आपको कुछ नोट्स करा रहे हैं तैयार, क्योंकि एक टीचर मैथ्स के लिए, अगर मैं कहूँ बुक आपको नहीं लेनी है तो कोई ज़रूरत नहीं है, मत लीजिए। आप उसकी जगह एक प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, शायद SSC CGL का ले लीजिए प्रैक्टिस सेट, या CPO का प्रैक्टिस सेट ले लीजिए। इसका कारण है, सर जो आपको मैथ करा रहे हैं वो आपको हर तरह का, जितने भी प्रकार के आपके मैथ के क्वेश्चन बनते हैं, वो उसका एक एक दो क्वेश्चन ज़रूर कराएंगे, जिससे क्या होगा, आप उसको प्रैक्टिस, आपको उसको समझ में आया है तो प्रैक्टिस सेट लेके उसको सॉल्व करिए। आप पर्टिकुलर अगर एक टॉपिक वाइज लेंगे तो उसमें काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग रहता है। अगर आपका मैथ कमज़ोर है तो आप ज़रूर बुक्स प्रेफर करिए। जो RS अग्रवाल की बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है, शारदा बुक है, इसको प्रेफर करिए। यानी बच्चों को RS अग्रवाल और शारदा में से कोई एक पढ़ना चाहिए, एक पढ़ना चाहिए, कोई दो बुक लेने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए। और अगर आपका मैथ थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है तो सर ने जो प्रैक्टिस कराई है, आप सिर्फ प्रैक्टिस सेट लीजिए, चाहे CPO का लीजिए, SSC CPO का जो रहता है अपना SI वाला, या SSC CGL का लीजिए। आपका एक बार में आपका लगभग पूरा मैथ प्रैक्टिस हो जाएगा। तो मैथ पढ़ने के लिए कितने घंटे पढ़ना चाहिए रेगुलर? मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, जिसको आता है वो तो उसको बड़ा 24 घंटे भी पढ़ सकता है और थकेगा नहीं, लेकिन जिसको नहीं आता है वो उसको 1 घंटे पढ़ने में ही कन्फ्यूज रहता है। पर मेरा मानना ये है कि अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट, मैथ ही नहीं, अगर आपको GS पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, या आपको टफ लगता है, या इंग्लिश आपको टफ लगती है, या आपको कोई अदर सब्जेक्ट टफ लगता है, उस सब्जेक्ट को पर्टिकुलर आप जो टाइम कंज्यूम है, उस जो सब सब्जेक्ट को टाइम दिया है उससे आधा घंटा 1 घंटा एक्स्ट्रा दीजिए, और ये कंटिन्यू तब तक रखिए जब तक आपका जो टफ सब्जेक्ट है, जो आपको कम समझ में आता है, जब तक उसको बिल्कुल लेवल पे ना ले आए। इतना, इसके कोई आप टाइम फिक्स नहीं कर सकते हैं सर। अच्छा, मिनिमम 1 घंटा 2 घंटा कुछ नहीं? मिनिमम देखो, अगर आपको मैथ का रेगुलर अगर रखना है तो कम से कम 2 से 3 घंटे तो मैथ को देने चाहिए। मिनिमम 2 घंटे? 2 घंटे तो मिनिमम देने चाहिए। और शारदा या हेराल्ड, RS अग्रवाल में से कोई बुक? RS या अग्रवाल में से कोई बुक। और अगर किसी का मैथ ठीक ठाक है, स्ट्रॉन्ग है, तो अगर प्रैक्टिस करवा रहे हैं तो सर का कोई प्रैक्टिस सेट लगाना चाहिए। उससे क्या प्रैक्टिस जल्दी होती है। चलो, इसमें भी कोचिंग का बड़ा योगदान है। कोचिंग एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको टीचर के द्वारा पूरा आपको किस तरीके का मार्गदर्शन चाहिए वो आपको आपके टीचर ही देते हैं। अगर आप बुक तो आप आज चले जाइए बुक स्टॉल पे, हर तरह की बुक मिलेंगी आपको। 100 बुकें, 150 बुकें रखी हुई हैं, क्या अपन उससे क्या पढ़ सकते हैं? यूट्यूब पे आज अनलिमिटेड उसमें बुक्स रखी हुई हैं, लेकिन आपको क्या समझना है, कैसे समझाना है, वो एक टीचर ही बता सकता है। इसलिए आप टीचर के द्वारा ही अगर समझने की कोशिश करेंगे तो बढ़िया है। और भाई अपने संस्थान पर जैसे और मार्केटिंग पर भरत सर शर्मा जी हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं मैथ, और बिल्कुल उनके मार्गदर्शन में रहें और बहुत अच्छा मैथ पढ़ाते हैं वो। और बुक के लिए हम बात करें तो शारदा और RS अग्रवाल। बाकी का ये है कि भाई घर प्रैक्टिस, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस, उसके लिए बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। शर्मा सर काफ़ी मेहनत करते हैं, वो उम्मीद से ज़्यादा मेहनत करते हैं। इतनी मेहनत एक टीचर आज के समय में शायद नहीं करेगा तुम लोगों के लिए या स्टूडेंट के लिए, क्योंकि आज आप जिस कोचिंग में पढ़ रहे हैं उस कोचिंग के लगभग दो मित्र हैं हमारे, अपने बड़ाना सर और शर्मा साहब। मैं इनको देखता हूँ, ये जब भी मुझे मिलते हैं तो स्टूडेंट से क्या अच्छा और कैसे अच्छा किया जाए, उनका भला किया जाए, या उनका क्या अच्छे से अच्छी नोट्स तैयार किए जाए, उसके बारे में ही मुझसे बात करते हैं। जबकि आज कोचिंग तुम्हारा क्या हो गया है, पैसा कमाने का एक जरिया हो गया है ज़्यादातर कोचिंगों में। तो आप लोग खुशकिस्मत हैं कि बड़ाना सर के पास और शर्मा साहब के पास पढ़ रहे हैं, तो आपका
उम्मीद करते हैं आप लोग मेहनत अगर करते हैं तो आप सफल ज़रूर होंगे। सर जीएस के लिए बताएं, जीएस में क्या फाइंड करना चाहिए आपको, मतलब जैसे जीएस में क्या लग रहा है कि आपको साइंस कितना आ रहा है आजकल और एमपी का क्या रेशो है, तो एमपी के लिए कौन सी बुक पढ़ना चाहिए, आपने कौन सी पढ़ी थी उस दौरान और क्या पोर्शन रहा था, उस पर भी चर्चा की है। जैसा कि आपको पता है जीएस का आजकल परसेंटेज करीब 70 से 60 नंबर का रह गया है, करीब 60 से 70 नंबर का जीएस आता है अपने पास। तो सबसे पहले इसमें जीएस एक सिंपल अपना जनरल जीके रहता है, प्लस साइंस रहता है, प्लस एमपी रहता है। जीके में तो अपने को पता ही है हिस्ट्री वगैरह, जियोग्राफी वगैरह, अपना कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह सब आता है। साइंस में अपना ये पीसीएम हो जाता है, केमिस्ट्री फिजिक्स वगैरह हो जाती है। और एमपी का अपना बहुत ज़रूरी है। आजकल मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर में मैं या मध्य प्रदेश के एग्ज़ामों में मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा एमपी का भी क्रेज़ बढ़ता जा रहा है। करीब करीब अगर मैं अंदाज़ा बताऊँ तो 15 से 20 क्वेश्चन करीब एमपी के ज़्यादा ही हो सकते हैं। मिनिमम इतने नंबर बता रहा हूँ मैं, एग्जैक्ट एक्चुअली मैं नहीं याद रहता, सर बता पाएंगे, लेकिन एवरेज इतना 15 से 20 मेरे समय में भी करीब 25 क्वेश्चन करीब आए थे एमपी के। और साइंस का भी करीब करीब क्रेज इतना ही है, 10 से 15 नंबर मिनिमम। आई एम राइट सर? बिल्कुल। और बाकी आपका बचा ही है वो जीके का पार्ट हो जाता है। इसके लिए अगर आपने क्या रणनीति अपनाई, क्या बुक सजेस्ट की आपने या बुक का प्रयोग किया है, घर स्टडी की क्या लिया? इसके लिए सबसे अच्छा है, जैसे मैंने बोला, हिंदी के लिए आप पर डे सिर्फ 1 घंटा दीजिए। आप अगर एक स्टूडेंट हैं तो आपको मिनिमम 8 से 10 घंटे तो पढ़ना ही चाहिए मेरे हिसाब से। तो आफ्टर कोचिंग के साथ जोड़ के नहीं, कोचिंग के बाद आपको कम से कम 8 से 10 घंटे का आपको स्ट्रेटजी बनानी ही पड़ेगी और उसको रेगुलर रखना पड़ेगा आपको। तो अगर आप 8 घंटे के हिसाब से मैं मान के चलूँ तो आप हिंदी को 1 घंटे दीजिए, इंग्लिश को करीब 1.5 से 2 घंटे दीजिए। 2 घंटे आपके अगर इंग्लिश में है या 1.5 घंटे तो आपके 2.5 घंटे होते हैं, बचते कितने आपके 5.5 है ना सर? 5.5। उसमें से मैथ को आप 1.5 से 2.5 घंटे दे दीजिए, है ना सर? 1.5 से 2.5 तो आपके कितने हो गए? 1.5 ये हो गया आपका हिंदी, ये हो गया इंग्लिश, ठीक है, और ये दे दो मैथ के लिए। आदत पड़ गई उसकी। सही है। टोटल कर लो कितने होते हैं? 4 घंटे। हाँ सही है, 1.5, 3, 5 घंटे। 5 घंटे हो गए। आपको ये 3 सब्जेक्ट के लिए 5 घंटे देने हैं। बचे आपके अगर 3 घंटे पढ़ते, अगर आप 8 घंटे पढ़ते हैं तो बचे 3 आप पूरा जीएस के लिए दीजिए। जीएस को आपको पर्टिकुलर मिनिमम 3 घंटे तो पर डे देना ही चाहिए। जीएस का सिलेबस बहुत ब्रॉड है इसलिए, तो इसका कोई अता पता नहीं हो सकता। लेकिन आप मैं पड़ोसी पूछ रहे हो। हाँ सही है लेकिन अगर आप इतना रेगुलर देते हैं तो मुझे नहीं लगता, अगर आपका मैथ कमज़ोर है 2.5 घंटे तो 2.5 घंटे में कितना भी कमज़ोर मैथ होगा आपका वो कवर कर जाएगा। वो आपको कवर कर जाएगा। आप कितना भी वीक हो, आप कुछ नहीं करिए, जो सर ने कराया उसी को प्रैक्टिस करते रहिए, उसको देख देख के करिए। आपके दिमाग में जब उसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपका दिमाग अपने आप ही ओपन हो जाएगा। अरे इसमें ये ट्रिक है। आप कोई जो बुक हमने बताई RS अग्रवाल या शारदा में कोई बुक लेते हैं उसकी प्रैक्टिस करिए यूनिट वाइज। अगर आपका मैथ कमज़ोर, क्योंकि मैथ का एक फोबिया बना हुआ है सबके बीच में। अगर आप फोबिया डरोगे तो वो चीज़ आपको कभी नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने, मैं कह रहा हूँ आप इसको 2.5 घंटे रेगुलर दे दीजिए। अगर आपने 6 महीने या जो अपना ड्यूरेशन है पढ़ाई का, 6 महीने में आपका मैथ आपके पास होगा। चलो सर बच्चों तो एक क्वेश्चन पूछ लें, जीके के लिए कौन सी बुक पढ़ना चाहिए? जीके के लिए मेरे हिसाब से तो सबसे पहले तो अपनी सदाबहार बुक है, वो है लूसेंट। इसके फैक्चुअल की फैक्ट इतने दमदार हैं जो मध्य प्रदेश एग्जामों में कभी फेल नहीं हो सकते। उसके बाद अगर दूसरी कोई बुक की, अगर दूसरी बुक की जाए तो दृष्टि के साइंस में आपके लिए दृष्टि की बुक ठीक रहेगी मेरे हिसाब से।
साइंस के लिए दृष्टि की बुक, साइंस के दृष्टि लिए पब्लिकेशन की कोई बुक आती है तो वो आपको पढ़नी पड़ेगी। वो क्विक दृष्टि क्विक के नाम से कुछ हाँ, ऐसी आती है, साइंस साइंस के लिए बिल्कुल। बेस्ट बुक है। और सर एमपी के लिए और बताएं। एमपी के लिए जो आएगा सबसे सबकी चहेती बन गई है, जो नई है बुक आई है, परीक्षा धाम। बढ़िया बुक है एमपी के लिए। उसके अलावा मैंने अपने समय पे तो पुड़ेकर ही इस्तेमाल की थी जब परीक्षा धाम नहीं थी, लेकिन अभी ये बुक भी बहुत बेस्ट बुक है। नया पब्लिकेशन नया और पब्लिकेशन अच्छा है, काफ़ी mapping इन्होंने से। अपडेट किया है और काफ़ी इन्होंने अच्छे तरीके से लेजरिंग करके दिया है। तो सर ऑनलाइन का कितना योगदान है आज के युग में बच्चों के जीवन में? मुझे लगता क्या है चैनल को जीएसएम जीएस स्टडी पॉइंट आगे बढ़ना चाहिए, बिल्कुल बढ़ाना सर की क्लास को? 100% पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो कॉन्फिडेंस और जो जानकारी आपको एक बढ़ाना सर दे सकते हैं। मैंने एक वो पढ़ रहा था, कोई शॉर्ट मूवी देख रहा था, उसमें एक टीचर थे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, बढ़ाना सर। हाँ। तो उसमें क्या, जो टीचर था वो फेल था, मतलब यूपीएससी उसने 4-5 बार मेंस दिया, इंटरव्यू से वापस आ गए, हो नहीं पाया था। हो नहीं पाया था उसका। मैं शायद नाम भूल रहा हूँ, अच्छा है वो, शायद एस्पिरेंट के नाम से कुछ आया है, यूपीएससी एस्पिरेंट ऐसा कुछ है। हाँ हाँ। तो वो स्टूडेंट जो अच्छा टैलेंटेड स्टूडेंट है, वो कहता है जो व्यक्ति, जो टीचर अपना जॉब नहीं लगा पाए या जो यूपीएससी क्रैक नहीं कर पाए, वो हमको क्या पढ़ाएंगे। और मैं ये कह सकता हूँ कि भाई जो व्यक्ति अगर सक्सेस हो गया है 1 या 2 बार में, वो उन परेशानी, वो व्यक्ति या वो टीचर उस परेशानी को या उस कमी को नहीं बता पाएगा जो एक टीचर लगातार मेंस तक जा रहा है, इंटरव्यू फाइट कर रहा है, लेकिन किसी कारण से अपना अभी तक और अभी भी कंटिन्यू है और किसी कारण से अभी सिलेक्शन अभी नहीं हो पाया है, अभी भी संघर्ष जारी है। अभी भी संघर्ष जारी है, क्योंकि उसे पता है कि कहाँ कहाँ फेल होते हैं, कैसे कैसे फेल होते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि आपके बढ़ाना सर जो लगातार अभी पढ़ा रहे हैं और वो खुद पढ़ते हैं, पीएससी का पहले भी मेंस दिया इससे पहले, तो वो आपको, मुझे लगता है एक स्टूडेंट क्या सोचता है, क्या उसको फील होता है, पढ़ते टाइम क्या डर लगता है, वो बढ़ाना सर से अच्छा कोई नहीं समझा सकता आप लोगों को, क्योंकि आज भी स्टूडेंट जीवन जारी है। क्योंकि उनका आज भी स्टूडेंट जा रहे हैं, स्टूडेंट की तरह जी रहे हैं आज भी। तो अंतिम संदेश क्या रहेगा बच्चों के लिए, आप ये बताएं। अंतिम संदेश सिर्फ एक यही है कि कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, कोई भी आप वीक में फिक्स करिए। और बच्चे का क्वेश्चन है करंट में क्या पढ़े? करंट में तो मेरा अनुभव यही बोलता है कि जो 1 साल का जितना भी करंट है, कोई भी बुक ले लीजिए आप करंट की, चाहे अपना प्रतियोगिता दर्पण पीडी है, आती है, बहुत बढ़िया है। पीडी आती है, बहुत अच्छी बुक है, उसको अगर आप मंथली पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छा है। या घटना चक्र आती है आपकी जो हर मंथली निकलती हाँ, है, घटना चक्र भी अच्छी है, तो ये और दोनों को मंथली कवर करें इकट्ठा। बहुत अच्छा। और अगर मंथली नहीं कर रहे तो 6 महीने के हिसाब से आप कवर कर सकते हैं, 6 महीने के ले लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। और इसके लिए आपको लेकिन पीडी या घटना चक्र इसको थोड़ा सा पढ़ते रहो, ये समय समय की आती है, ये पढ़ते रहो, इसको एक आप पढ़ सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं लो, इसको आप सिर्फ लो कैसे कि हाँ इसको वैसे स्टडी कर रहे हैं। उसमें जो अपने टॉपर होते हैं उनके कुछ वो आती हैं, लेख आते हैं, उनको भी जरूर पढ़ें, उससे आपको अच्छा मोटिवेशन मिलता है। न्यूज में आता है ना लेखक के विचार 13वें पेज पे आता है दैनिक भास्कर में, हर जगह। तो उसमें क्या होता है, करंट मुद्दे पर टॉक होता है उसमें, बिल्कुल क्या सजेस्ट करना चाहिए क्या नहीं, उससे सबसे बढ़िया करंट अफेयर्स तैयार होता अगर पीडी नहीं ले रहे हैं तो घटना चक्र जरूर लें, घटना चक्र बहुत अच्छी है, काफ़ी उसमें है, सबसे बढ़िया बुक है। सबसे अच्छा है। तो अंतिम संदेश बच्चों को अंतिम क्या संदेश यही है, पेपर के लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। आपके बगल में बैठा हुआ लड़का टेस्ट में 100 में से 90 ला रहा होगा और आप 70 ला रहे होंगे, पर अगर आप लगातार मेहनत कर रहे हैं तो आप 100% श्योर है आप सक्सेस होंगे। और आप अपनी पढ़ाई के पीछे अपना खेल कूदने का, मस्ती का जो भी टाइम है उसको भी मत मिस करिए, लेकिन उसका एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि मुझे संडे को वीक में 1 दिन खेलना है, 2 घंटे 4 घंटे, या उस वीक में मुझे पढ़ना नहीं है। मैं तो कहता हूँ पढ़ो मत, मैंने तो यही सोच के रखा था, क्योंकि खेलने का समय या मस्ती का समय कोई अलग से नहीं आएगा आपके पास। 6 दिन आप 8 से 10 घंटे पढ़ रहे हो रेगुलर, तो आप संडे को अपना जीवन, अपनी लाइफ, अपना एंजॉय करने के लिए पूरे हकदार हो।
पर आप करते क्या हैं, 8 से 10 घंटे 3 दिन पढ़े, उसके बाद मामा की शादी, भानेज का ये फलाना फलाना, चले गए, तो वो चीज़ थोड़ा सा ब्रेक हो जाता है। ब्रेक नहीं होना चाहिए, कंटिन्यू। आप अगर जा रहे हैं, इम्पोर्टेंट फंक्शन है, जाना है, आप जाइए, पर आप डिसाइड कर लिए कि हमने अगर 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में जब सोऊंगा, जब मैं अपनी 8 घंटे की स्टडी, 8 से 10 घंटे की जो भी आपने टारगेट बना के रखा है वो कंप्लीट करना है। आप दिन भर मत पढ़िए, रात के 9 बजे लौट के आए, उसके बाद 9 बजे से सुबह के 6 बजे तक पढ़िए, आपका कंप्लीट हो गया। जिस दिन आप इस स्ट्रेटजी को कर लो, मेरे एक गुरुजी हैं, उन्होंने मुझे को ये कहा कि अतुल, तुमने जिस दिन ये चीज़ डिसाइड कर ली, उस दिन आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज सफलता है तुम्हारे पास? और शायद आज उन्हीं के आशीर्वाद से कहीं ना कहीं मुझे ये सफलता है। और मैंने कुछ विशेष नहीं किया है, हम भी आपकी तरह नॉर्मल ही हैं। बस मेरा बस एक ही प्लान था कि अगर मेरे को 10 घंटे पढ़ना है तो 10 घंटे पढ़ना है, एनी हाउ। सुबह जगने से, मॉर्निंग 24 घंटे का टाइम रात के 1 बजे से 12 बज के 5 मिनट से या 12 बज के 1 मिनट से स्टार्ट नहीं होता है। अपना स्टूडेंट का समय स्टार्ट होता है सो के जागने से। हम सुबह के 9 बजे जाग रहे हैं, वहाँ से आपका 24 घंटे का टाइम चालू होता है, क्योंकि आपका लगभग रेगुलर प्लान वही होगा, 9 बजे के आसपास जागने का, 7 बजे जागने का, 6 बजे जागने का। वहाँ से आपका 24 घंटे काउंट हुआ जाता है। और जिस दिन आप इस चीज़ को फॉलो कर लोगे, मुझे विश्वास है आप 100% कहीं ना कहीं सफल हो जाओगे जिस फील्ड में जाना चाहते हैं वहाँ पर। तो मेरा यही एक छोटा सा एक स्ट्रेटजी रही। चलो भाई, यहीं पर विराम देंगे। आपके जो हमारे जो मित्र हैं उनका मैं धन्यवाद करूंगा आप सब लोगों की ओर से, और मैं अपनी ओर से भी। थैंक यू सर, क्योंकि हमारे परम मित्र हैं और आपको मार्गदर्शन दिया, और यहीं पर हम क्लास को विराम देंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।